हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी चल रही है। और जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे थे सुपर टेट को लेके कि ये अब आने वाली वैकेंसी है, अब आएगी और हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू भी कर दी थी। लेकिन अभी अचानक से कल एक ऐसी न्यूज़ आ रही है, पेपर में कटिंग आ रही है कि नहीं, इसमें इतने सारे बदलाव होने वाले हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तो यही होने वाला है कि जो सिलेबस है ना उसमें चेंज होगा। जो चीज़ अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और यही सब जो चीज़ें ना चल रही हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वैकेंसी सच में देनी ही नहीं है ना, तो इतने ड्रामे और इतने बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं। इतने सालों बाद अगर सुनने में आ रही है कि वैकेंसी है, अध्याचन जा चुका है, ग्रामीण का और नगरी का जाने वाला है, तो ये सब जो चीज़ें हो रही ना क्यों हो रही हैं। अगर बदलाव करना ही था, आपने जब सिलेबस पहले दिया था तब आप उसी सिलेबस में दे देते कि नहीं, अब जो सिलेबस आएगा उसमें चेंज होगा। पहले तो आपने सिलेबस वही पुराना वाला जो 8 साल पुराना जो सिलेबस था वही आपने डाल दिया, और अब इसके बाद में ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है तो कोई भी नहीं जानता है। क्योंकि ना जैसे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और ये भी बात नहीं समझ में आ रही है कि ये लोग जो सिलेबस जारी करेंगे उसमें जो 90 मार्क्स हैं वो किस तरह से रखेंगे, और क्या क्या उसमें सिलेबस होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, कौन सा हटने वाला है, उसका वेटेज कितना रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का बनेगा पेपर, ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो देखो ऐसे में ना जितने भी एस्पिरेंट हैं, हम जितने भी एस्पिरेंट हैं ना, उन सभी के मन में इतना कन्फ्यूज़न हो गया है कि मेरा भी सच में मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कि अगर देखो हम जो एस्पिरेंट इतने साल से जो तैयारी जो लोग कर रहे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं, जो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड है और अब यूपी के लिए इंतज़ार में बैठे थे कि नहीं अब इसमें भी वैकेंसी आएंगी तो हम इसमें अपने जो हमारा जो स्टेट है उसमें हम आ जाएंगे, और चलो कोई बात नहीं, जब पेपर होगा तब अपना पेपर भी दे लेंगे। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये समझ से बिल्कुल परे है। क्योंकि देखो एक बात को आप समझो, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जितने एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं उस डिपार्टमेंट में, या ये समझो कि ना मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, जितने भी जो शिक्षा आयोग चयन में वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आयोग के डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं वो लोग, उनका तो हम लोग नहीं जानते हैं कि वो किस तरह से सिलेक्ट होते हैं, उनकी किस तरह से सैलरी बनती है, किस तरह से उनका प्रोसीजर होता है, ये हम नहीं जानते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि वो कैसे अंदर से सिलेक्ट हो गए हैं, तुक्के से सिलेक्ट हो गए हैं कि या घूस खा के सिलेक्ट हुए, कुछ नहीं पता है। लेकिन जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 4 तरह के एग्जाम्स कराए जा रहे हैं। पहले जो हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ग्रेजुएशन वगैरह वो सब कंप्लीट करते हैं। देन इसके बाद में BA DLED जो ये करते हैं, इसके बाद में हम क्या करते हैं कि अपना टेट सीटेट पास करते हैं, उसमें भी हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद में जब वैकेंसी के लिए बात आती है उसमें भी तुमने नेगेटिव मार्किंग रख दी। अब बताओ बचाया क्या तुमने। हम 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए इतने सारे एग्जाम क्रैक करके हम आए, और तुम्हारी जो सैलरी इतने में होती है ना जो अंदर पता तक नहीं होती, और तुम्हारे लिए कोई भी एग्जाम नहीं है। ये मेरी फ्रस्ट्रेशन ही निकल रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अब जो तैयारी जिस ट्रैक पे चल भी रही थी ना, ये पुराना जो सिलेबस है उसको मान के कि नहीं हम अपनी तैयारी जो है करेंगे, लेकिन अब जो है ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उस पुराने जो पैटर्न पे क्या होने वाला है। कुछ बदलाव सच में होगा या फिर ये सिर्फ गुमराह करने के लिए है, या फिर कुछ ऐसा है कि नहीं ये सच में ही होने वाला है। कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं पता है। और आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं किसका बैच लें किसका बैच न लें। अभी बैच लेने की क्या ज़रूरत है ये बताओ आप। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, सिलेबस का कुछ अता पता नहीं है, तो आप बैच लेके क्या करोगे। कौन है बैच जो दे रहा है? अभी कोई बैच नहीं दे रहा। पहले बैच की बारी आ भी रही थी, लोग कह भी रहे थे कि बैच ले लो बैच ले। मैंने तो कभी नहीं कहा कि बैच लेने के लिए। मैंने हमेशा कहा है कि आप यूट्यूब से पढ़ो, और आप देखो बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो आपकी कभी नहीं बदलती हैं। फिर मैंने सोचा कि यही सब जो चीज़ें हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से पैटर्न बदल जाए, और जो बेसिक चीज़ें हैं ना जैसे कि मैथ्स हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, EVS हो गया, ये तो पार्ट रहने ही वाले हैं। इसके अलावा इनका वेटेज कितना रहने वाला है ये नहीं पता है अभी। तो हम अभी क्या कर सकते हैं कि देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम बोल सकते हैं अपनी बात जो है वो ऐसे ही रख सकते हैं। आप अपने जो बात है अपनी राय ना कमेंट पे रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं वीडियो के थ्रू आप तक बात पहुंचा सकती हूँ। ये जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी वीडियो वहाँ तक वो बात पहुँच जाएगी। ऐसे सभी लोग कर रहे हैं। तो ये बताओ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हमारे पास में क्या जरिया है, क्या चारा रह गया है। ऐसा लग रहा है ना जैसे ये सपना ही रह जाएगा। एक होप होती है ना कि कुछ करने के लिए, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करें। लेकिन शायद
सरकार ऐसा चाहती नहीं है कि हम अपनी लाइफ में कुछ करें, और इतने ज़्यादा चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हैं और इनका कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता रहता ये क्या कब किस जगह क्या बोलते हैं और कब अपनी बातों पर पलट जाए, कुछ भी नहीं पता है। देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अभी अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो लेके चल सकते हैं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स हो गया, और इसके बाद में जैसे CDP है। अब इसके अलावा जैसे साइंस, EVS वगैरह ये तो पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो इनको ना आप अभी क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके ना पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि देखो एकदम से अगर आ जाएगा फिर एकदम से बदलाव हो जाएगा, फिर वो तैयारी हो नहीं पाएगी। इसीलिए अपनी जो तैयारी है ना वो ऐसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो जो उनको लेके चलो, बाकी इनमें कितना हेर फेर होता है, कितना बदलाव लेके आते हैं, वो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम पता चलेगा कि हमें करना क्या है, कितना उसमें पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। तो अभी जो हमारे पास टाइम है ना वो बस अपने बेसिक जो सब्जेक्ट्स है ना बस उसको पढ़ते चले जाओ, और इसके बाद में जब आएगा नोटिफिकेशन तब देखा जाएगा। चलो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि इसमें ना मैंने अपना व्लॉग भी शेयर किया हुआ है कि कल मैंने क्या क्या पढ़ा था, और इसके अलावा अभी हमारे पास जो ऑप्शन है बस हम वही कर सकते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ बज रहे हैं 5:45, क्योंकि इसी टाइम पे मैं आ जाती हूँ पार्क में, और डेली का मेरा रूटीन है कि मैं कम से कम अपने लिए हाफ एन आवर तो निकालूँ। सो मॉर्निंग वॉक से बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए कुछ भी नहीं लगता है। और यहाँ पे ना हाफ एन आवर बिताने के बाद मैं आ जाती हूँ घर, क्योंकि अभी जो है ना अभी 6:30 का अराउंड होने वाला है। सो यहाँ पर आके मुझे अपने लंच की तैयारी करनी है साथ में, क्योंकि अभी बेटी स्कूल जाएगी, सो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। सो यहाँ पर मैं अभी अरबी बनाऊँगी, अरबी की सब्ज़ी, और साथ में अरबी की सब्ज़ी के साथ में ये होता है कि पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अरबी की सब्ज़ी और साथ में पूड़ियाँ तलूँगी। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो बड़ा ही कीमती होता है, क्योंकि ना एक एक मिनट ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा देर हो रही है। और ख़ासकर अगर जब सारे ही काम आपको डिसिप्लिन के साथ करने हो, मतलब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना हो, घर का भी ध्यान रखना हो, नाश्ते पानी का भी तैयार करना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो तब ये जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी ना सारे काम जो है मैं परफेक्टली कर लेती हूँ, क्योंकि ना मेरा जो टाइम होता है वो मैं ऐसे टाइम को ख़राब नहीं करती। मुझे लगता है ना कि मल्टी टैलेंटेड होके ना भी हम अपने घर के सारे काम भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी हमें काम करना है हम वो काम भी कर सकते हैं। और जो लोग भी मैरिड एस्पिरेंट हैं मुझे लगता है कि वो सबका रूटीन एक जैसा ही होता है, बस बशर्ते ये होता है कि आपके घर का जो रूटीन है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो आपके बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो इस तरह से ना हर किसी का जो रूटीन होता है वो लगभग सेम सा ही होता है। सो यहाँ पे बेटी भी स्कूल जा चुकी थी, उसके जाने के बाद में मैं क्या करती हूँ 5 से 10 मिनट जो होता है वो बैठती हूँ, और चाय पीने की आदत नहीं है मेरी इसलिए चाय नहीं पीती हूँ। नाश्ता जो होता है वो उसके जाने के बाद ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठी रहती हूँ, और इसके बाद मुझे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो करनी होती हैं, तो इसीलिए एनर्जी जो लेवल होता है वो डाउन भी हो जाता है और भूख भी बहुत जल्दी लगने लगती है। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं उठती हूँ और फिर झाड़ू पोछा ये करती हूँ। और ये यहाँ पे मैंने इस तरह का मॉप ले रखा है बास्केट वाला, और इससे ना पोछा लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी इसमें पोछा लग भी जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना आपकी कमर का भी जो दर्द है वो भी नहीं होता, क्योंकि खड़े खड़े आप मॉप लगा दोगे तो इससे ना आपको आसानी बहुत जल्दी हो जाएगी लगाने में, और साथ में ये कोने कोने में भी हर जगह जाके पोछा जो है वो आसानी से लग जाता है। और नहा धो के सारे काम कर लिए हैं मैंने, और अभी किचन में जो है कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन उनको ना मैं दोपहर में जब दोपहर का खाना बनाऊंगी तब मैं साफ़ करूंगी। और यहाँ पे बज रहे हैं 9:30, और 9:30 पे अभी जो है वो मेरा ऑलमोस्ट सारा ही जो काम है वो डन हो गया, बस कुछ बर्तनों को छोड़ के, क्योंकि अगर बर्तन जो होते हैं ना वो मैं 2-4 बर्तन पड़े होते हैं तो फिर मैं उनको तभी मैं धुलती हूँ जब मैं दोपहर का टाइम पर जब खाना बनाने जाती हूँ। और यहाँ पर बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के काम तो आप इधर के उधर थोड़ा बहुत आप प्रायोरिटी बेसिस पे आप इधर उधर कर भी सकते हो, लेकिन पढ़ाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आज 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगी, क्योंकि वीकेंड में मैं ना 2 ही सब्जेक्ट मैंने लेके रखा हुआ है कि आज मैं लैंग्वेज वाला पोर्शन कवर करूँगी, लाइक हिंदी और साथ में इंग्लिश। सो यहाँ पे आज मैं कारक पढ़ूंगी, और कारक के बाद पढ़ने के बाद में ना जो मैंने अभी तक मैंने पढ़ा हुआ है वो उन सब का मैं रिवीजन करूँगी। जैसे मैंने संधि पढ़ी हुई है, समास पढ़ा हुआ है, वर्णमाला पढ़ा हुआ है, इन सभी का अभी जो सुपर टेट के लिए ये बस यहीं से पढ़ना शुरू किया, यानी कि जो 4-5 टॉपिक है ये मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है। तो ये सब जो चीज़ें मैंने कवर कर रखी है, और अभी जो कारक है वो भी मैंने आज पढ़ लिया है। सो इसी तरह से मैंने नोट्स बना के, जैसे मेरे पिछले भी नोट्स बने हुए होते हैं, ज़्यादातर जो होता है जैसे लैंग्वेज वाले पोर्शन की मेरे नोट्स कम ही बने रहते हैं, तो
मैंने सोचा कि इस बार जो नोट्स है ना, वो जैसे जिन चीज़ों में मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, जैसे अभी अलंकार आएंगे, रस छंद आएंगे, इनमें थोड़ी बहुत जो है ना वो प्रॉब्लम तो देखो होती है सभी को, तो ऐसे मुझे भी होती है। तो इस तरह के जो नोट्स हैं ना वो मैं बना लेती हूँ, बुक से बना लेती हूँ, यूट्यूब से है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, फ्री कंटेंट जहाँ पे भी मुझे दिख जाता है, जो मैंने चैनल ने भी आपको बताए थे, मैंने वहीं से नोट्स बनाए हुए हैं। सो आप भी ऐसे बना सकते हो, और अभी किसी का बैश वैश मत लो, बिल्कुल भी फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा है तो वहीं से आप पढ़ना शुरू कर दो। बुक्स भी मेरे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है, हिंदी की मेरे पास में कुछ टाइम पहले की पढ़ी हुई थी, तो वो अभी यहीं से देख लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो कंटेंट होता है ना, जैसे सिलेबस पता है, टॉपिक्स पता है, तो वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और अपनी पढ़ाई जो है मैंने 12 बजे स्टॉप कर दी थी, क्योंकि अभी जो दोपहर का खाना है वो मैंने बना लिया था, और सुबह की सब्ज़ी जो है रोटी वो तो रखी हुई थी, लेकिन अभी दोपहर मैंने बनाई थी चावल की जो तहरी होती है वो मैंने बनाया था। और इसके बाद में अभी बज रहे हैं 1, और अभी जो है बेटी के आने का जो टाइम है वो अभी 1 सवा घंटा है। सो यहाँ पे मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई हूँ, क्योंकि बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बस रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं जब जल्दी उठी होती हूँ तो 1 घंटा मैंने अपने लिए बचा के रखा हुआ है कि मैं 1 घंटा उसके आने से पहले मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि उसके आने के बाद फिर मैं रेस्ट नहीं करूँगी, उसको बाद में रेस्ट कराऊँगी, और उस टाइम पर मैं अपनी जो है पढ़ाई कर लूँगी। और यहाँ पे आँख भी खुल गई थी, बेटी भी आ गई थी स्कूल से, सो मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ। और जो देख सकते हैं जो सब्ज़ी है सुबह मैंने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी, ये रखी है, और साथ में ये मैंने तहरी बनाई थी, क्योंकि जो वेजिटेबल्स रखी थी उन सभी को ना काट के इसी में एक साथ ही मैंने मिक्स करके बनाया हुआ है। सो यहाँ पर मैं थाली लगाऊँगी और मैं भी खाना खाऊँगी, क्योंकि उसको मैंने खाना दे दिया है, और यहाँ पर मैं खाना खा के फिर से अपनी जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और ऐसे ही दोपहर वाला जो टाइम है ना वो मेरा ऐसे ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर देखो दोपहर को मैं सो जाऊंगी ना तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं जल्दी उठी हुई होती है तो मुझे नींद या फिर जैसे रेस्ट करने की जो ज़्यादा नींद होती है ना तो उस टाइम पे आती है। तो यहाँ पे मैं वही काम करती हूँ कि उसके आने से पहले मेरा जो टाइम है ना मैंने अपना निकाला हुआ है कि मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि तभी जो है वो दोपहर वाला जो टाइम है और शाम तक वो मेरा अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। सो यहाँ पे उसको भी मैंने सोचा कि चलो आप भी रेस्ट कर लो, क्योंकि उसको ना सुला देती हूँ। मोस्टली क्या है वो सो जाती है, जैसे कि दिन में 1.5 घंटा कम से कम वो सो लेती है, और कभी बाई चांस की बात है वो नहीं सोते तो मैं यहीं पे सुला रही कि वो जल्दी सो जाएगी ना तो फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए चुपचाप बैठ जाऊंगी। और देखिए जिनके बच्चे छोटे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और आप भी अपनी पढ़ाई कर लिया करिए, क्योंकि अगर बच्चे जब सो जाते हैं ना तो आपको ना टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, भले ही 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे जितना भी मिल रहा है ना उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लो। और जैसे जिनके बच्चे बड़े हैं ना तो उनको भी देखो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं काम भी उनके ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको सिलेबस जो होता है उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करानी पड़ती है, हर चीज़ें समझानी पड़ती है, क्योंकि यही जो टाइम होता है यही बेस बनाने का बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर इसी टाइम पे बेस उनका अच्छा नहीं बनाना तो फिर उनको अपने आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हाँ अपने बारे में सोचो ना कि अगर जैसे जिन लोग का ना बेस कमज़ोर होता है वो यही तो होता है कि बचपन में जिन लोग का जैसे मान लीजिए 8th क्लास तक अगर बेस अच्छा नहीं हुआ ना तो फिर आगे की जो क्लासेस है ना उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होंगे, और तभी बच्चों को ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट कराने में तैयार करने में वो फिर पीछे हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ना उनके जो एज के जो बच्चे होते हैं ना वो उनका अगर अच्छा बेसिक है वो अच्छा वहाँ पे बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश पढ़ा था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज को लेके चलूँगी, सो मैंने आज 2 ही लैंग्वेज पढ़ी हैं। और शाम को पढ़ते पढ़ते मुझे 6 बज गया था। इसके बाद में मुझे जाना था डॉक्टर के पास में, क्योंकि बेटी को खांसी की दिक्कत हो रही और साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इसीलिए मैं आज होम्योपैथी की दवाई लेके आई हूँ, ताकि ना इनसे अगर बहुत ज़्यादा देखो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ना मैंने अभी हेयर फॉल का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि ना पहले होम्योपैथी की दवाई मैं लेके देखती हूँ, अगर इससे फ़ायदा मिलता है तो यही मैं कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि इस समय जो मेरा हेयर फॉलिंग है बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब जितनी बार मैं कॉम करूँ उतनी बार बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, और इसकी वजह से ना मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है। सो यहाँ पे बेटी के लिए जैसे खांसी की दवाई है वो लेके आई थी, और साथ में अपने लिए जो है ये दवाइयाँ लेके आई थी। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी ऐसे अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।